हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बालाजी जंक्शन। और ये वीडियो सभी टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए है, स्पेशली फॉर बीपीएससी जिसका एग्जाम फिर से रिकंडक्ट होने वाला है। आज का टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर आपको वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज जूम कर लीजिए और फुल स्क्रीन पे कर लीजिए, दैट विल हेल्प यू। नाउ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्यों ओनली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्यों नहीं कोई और एलिमेंट लाइक सिलिकॉन और उसके कंपाउंड। तो रीजन क्या है कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें या जनरली अपने आसपास की सारी चीजों को देखें तो आपको मैक्सिमम कार्बन के कंपाउंड मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट कार्बन का कंपाउंड, प्रोटीन कार्बन का कंपाउंड, फैट कार्बन का कंपाउंड, इवन हम भी पूरे कार्बन के ही बने हुए हैं। दैट्स वाई देयर इज अ नीड कि हम कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अलग से पढ़ें। सो दिस इज द रीजन टू टेकिंग दिस चैप्टर। नाउ अगर हम बात करें कि कार्बन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो इतने ढेर सारे कंपाउंड्स बना पा रहा है, क्योंकि अगर हम अर्थ क्रस्ट में बात करें कार्बन की तो केवल 0.02% है और एटमॉस्फेयर में यही केवल 0.03% है। लेकिन इतने कम परसेंटेज के बाद भी इसके कंपाउंड्स हर जगह पाए जाते हैं। हम वो मेन रीजंस भी पढ़ेंगे जिसकी वजह से इतने कंपाउंड्स हैं। बट बिफोर दैट सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज कार्बन की। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो है कि कार्बन में बॉन्डिंग कैसे होती है, कार्बन कैसे कार्बन के साथ या किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करता है। तो देखिए, अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो हो जाएगा आपका 2 और 4। और अगर हम उसको बनाए तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा आएगा जिसमें के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी शेल में है यानी कि बाहर यानी आउटर मोस्ट सेल में है, वो दो काम कर सकते हैं। आइदर ये 4 इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन निकाल दे, और जब निकाल देगा तो उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, तो ये आयन कौन सा बनाएगा, कैटायन। और इस तरीके से ये एल शेल खत्म हो जाएगा और चूंकि के सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो वो स्टेबल हो जाएगा। बट इस कंडीशन में इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जो कि फिजिबल नहीं है, इसलिए कार्बन जनरली कैटायन नहीं बनाता है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है, तो कार्बन क्या करे, बाहर से 4 और इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये 4 की जगह अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ऑक्टेट फर्दर पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो 8 + 2 10 हो जाएंगे। देखिए 4 वो लेगा, 4 ऑलरेडी था 8 और 2 जो है के शेल में था यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, केवल 6 ही हैं। और ये 6 प्रोटॉन इन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएंगे क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेंगे, अनस्टेबिलिटी को क्रिएट कर लेंगे, इसलिए ये एनायंस भी नहीं बनाते हैं। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ये लेंगे तो आयंस कौन सा बन जाएगा, एनायन या नेगेटिव आयन। तो ये जनरली एनायन भी नहीं बनाते हैं। तो क्या करते हैं ये एक्चुअल में एक बीच का तरीका लेते हैं जिनको कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं, तो एक्चुअल में अब ये कॉन्फ़िगरेशन है एक कार्बन का जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में है और इनके 4 इलेक्ट्रॉन ये एल शेल में है। और ये क्या करते हैं, ये दूसरे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। शेयर करने का मतलब इस वाले कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। इसी तरीके से इस कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। इस तरीके से ये दोनों शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। इसमें अगर आप बॉन्डिंग देखेंगे तो 1 पेयर दैट मींस 1 बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड एंड 4 बॉन्ड। तो ये कार्बन कार्बन 4 यानी टेट्रा बॉन्ड शो करता है। ऐसा नहीं है कि ऐसी शेयरिंग सिर्फ कार्बन के केस में होती है। अगर आप हाइड्रोजन का केस देखें, यहां देखिए
तो एक इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों शेयर हो गया, तो इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, तो ये बॉन्ड क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड शेयरिंग का बनाते हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन का देखेंगे तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो डबल बॉन्ड। इसी तरीके से नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन आपने देखा ही वो जो है टेट्रा बॉन्डिंग शो करता है। सो दैट इज द वे जिसकी वजह से कार्बन जो है वो क्या कर पाता है, अपने कंपाउंड्स बनाता है बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने मेटल्स के केस में देखा था कि मेटल्स में जो बॉन्डिंग होती थी वो होती थी आयनिक बॉन्डिंग, यानी कि Na जो कि मेटल है वो जब Cl के साथ रिएक्ट करता था तो NaCl बनाता था, Na पॉजिटिव आयन होता था और Cl नेगेटिव आयन होता था। तो जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, यानी Na और Cl आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, और ये NaCl दूसरे मॉलिक्यूल यानी दूसरे NaCl से भी काफी स्ट्रॉन्गली जुड़ा होता है, क्योंकि यहां भी आयनिक बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से आयनिक कंपाउंड के केस में इंटर मॉलिक्यूलर यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है, और इंट्रा मॉलिक्यूलर यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर का बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे समझ लीजिए ये Na+ Cl- ये आपस में बॉन्ड बनाए हैं यहां ना, तो ये जो बॉन्ड है NaCl के अंदर ये है इंट्रा मॉलिक्यूलर, जबकि ये Na+ दूसरे Cl और Na इससे भी क्या किया है, बॉन्ड बनाया है, और ये बॉन्ड जो है वो है इंटर मॉलिक्यूलर। तो ये आयनिक बॉन्डिंग के केस में इंट्रा और इंटर दोनों जो बॉन्ड होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, दैट्स व्हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। और चूंकि ये आयंस बनाते हैं, बिकॉज ऑफ आयंस ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब अगर हम बात करें कार्बन के कंपाउंड की जो कि शेयरिंग के थ्रू बन रहे हैं, यानी इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जा रही है, तो इसके केस में जो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है, इंट्रा यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होता है, वो वीक होता है। तो इंट्रा ये तो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंटर वाला क्या है, ये वीक है, दैट्स व्हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों लो होता है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। और चूंकि ये आयंस नहीं बनाते हैं इसलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कार्बन में एक स्पेशल प्रॉपर्टी भी होती है कि वो डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर भी शो करता है। कैसे, बाय अरेंजिंग देयर कार्बन इन अ डिफरेंट वे, वो अपने कार्बन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज करके डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करता है, और वो जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं कार्बन को उन्हें कहते हैं एलोट्रॉप्स। अब एलोट्रॉप्स की बात करें अगर हम, तो एलोट्रॉप्स बने कार्बन के ही होते हैं, लेकिन इनका अरेंजमेंट अलग होता है। अरेंजमेंट अलग होता है तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, यानी इनके जो एलोट्रॉप्स हैं, एलोट्रॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, वो चेंज होगी, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है, यानी वो जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वजह से होती है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही रहती है। तो हमें याद रखना है कि एलोट्रॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हो सकती है बट केमिकल प्रॉपर्टी वो सेम ही होगी। नाउ तीन एलोट्रॉप्स के बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट वन इज डायमंड। डायमंड के केस में कार्बन का बना होता है और इसके केस में एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ा होता है। तो इस तरीके से ये एक 3D स्ट्रक्चर बना लेता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये 3D स्ट्रक्चर इतना कॉम्पैक्ट होता है कि ये डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल है अभी तक जो भी हमें नोन है। जबकि जो दूसरा एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, उसको अगर हम देखें तो उसमें एक कार्बन से तीन कार्बन जुड़े होते हैं, और ये जो अरेंजमेंट होता है तीन तीन कार्बन का, वो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर लाइक दिस बना लेता है, और ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ
दिस अरेंजमेंट, ये जो ग्रेफाइट है जो कि डायमंड की तरह ही नॉन मेटल है क्योंकि कार्बन का बना हुआ है, लेकिन ये तभी भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो ये एक्सेप्शन है जो कि नॉन मेटल भी है बट स्टिल इट यूज्ड एज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट का भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये कुछ इस तरीके का होता है। थर्ड है फ्लोरीन। फ्लोरीन भी एलोट्रॉप है और इसमें जो सबसे पहला नोन देखा गया है वो है C60। फ्लोरीन के केस में जो कार्बन का अरेंजमेंट होता है वो होता है लाइक अ फुटबॉल, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये फुटबॉल लाइक अरेंजमेंट होता है, दैट्स व्हाई ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। तो दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ अ कार्बन। नाउ अब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कार्बन की जिसकी वजह से कार्बन इतने ढेर सारे कंपाउंड्स को बना पाता है? तो वो दो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं कार्बन की जिसकी वजह से वो इतने सारे कंपाउंड्स बना सकता है। सो वो दो प्रॉपर्टी हैं जिनमें से पहला आता है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू ये दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाता है, इसको कहते हैं कैटिनेशन प्रोसेस। और दूसरा है टेट्रावैलेंसी, की कार्बन जो है वो चार और एलिमेंट से जुड़ सकता है, यानी वो चार वैलेंसी या टेट्रावैलेंसी को शो करता है। अब ये जो चार एलिमेंट हैं इनमें वो चारों एलिमेंट कार्बन भी हो सकते हैं या कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन की एबिलिटी जो डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं वो बढ़ जाती है। तो कैटिनेशन यानी कार्बन का कार्बन से जो कॉम्बिनेशन होता है या बॉन्डिंग होती है वो कई तरीके की हो सकती है। हो सकता है ये स्ट्रेट चेन बनाए लाइक दिस, या हो सकता है कि ये ब्रांच्ड चेन बना दे इस तरीके से। तो ये स्ट्रेट चेन बन सकता है लाइक दिस और ब्रांच चेन भी बन सकता है लाइक दिस। अब ये स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन अगर इनमें कार्बन का नंबर सेम है, फॉर एग्जांपल अगर 4 कार्बन की बात करें तो 4 कार्बन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, याद रखिएगा ये मैंने सिर्फ स्केलेटन बनाया, हमेशा इसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट होंगी। इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की भी 1 2 3 4, इसी तरीके से यहां देखेंगे तो 1 2 3 4, ये वाला बॉन्ड दोनों कार्बन में शेयर हो रहा है जबकि बाकी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब यहां जब 4 कार्बन का चेन बनाया तो ये जो है वो स्ट्रेट चेन बना 4 ही कार्बन का, जबकि इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। इस केस में भी जो कार्बन नंबर है वो 4 ही है, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन है जबकि ये ब्रांच चेन है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को जिनमें की कार्बन का नंबर सेम होता है इनको कहते हैं आइसोमर्स। तो आइसोमर्स भी फॉर्म होते हैं थ्रू अ कैटिनेशन प्रोसेस। एक तीसरी टाइप का भी स्ट्रक्चर बन सकता है जिसको कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर लाइक दिस, जिसमें ये कार्बन है और देखिए एक दो बॉन्डिंग है तो दो बॉन्डिंग इसकी फ्री रहेगी, यानी दो से कुछ भी जुड़ा हो सकता है, कार्बन भी जुड़ा हो सकता है, हाइड्रोजन भी जुड़ा हो सकता है। जनरली जब कुछ नहीं होता है दैट मींस हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ सब जगह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी सब जगह हाइड्रोजन ही जुड़ा हुआ है। अगर ये समझने में आपको दिक्कत हो रही हो कि हाइड्रोजन कैसे या कोई और एलिमेंट कैसे, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। नाउ तो तीन तरीके के हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन, इट कैन बी स्ट्रेट चेन, इट कैन बी ब्रांच चेन और इट कैन बी साइक्लिक स्ट्रक्चर। एक तो ये चीज हो सकती है किसमें, कैटिनेशन प्रोसेस में। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि अगर कार्बन और कार्बन बॉन्डिंग बना रहे हैं तो हो सकता है ये सिंगल बॉन्ड बना रहे हो। सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा, तो देखिए कार्बन है, ये 3 किसी और चीज से जुड़ा होगा और एक जो है वो कार्बन से जुड़ा होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है।
ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन से शेयर लेकर रहा है, यहाँ मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से, ये वाला हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से, ये वाला हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रहा है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। जबकि एक और कंडीशन हो सकती है कि ये और ये डबल बॉन्ड से जुड़े हों। इस कंडीशन में जो फ्री बॉन्ड है वो केवल दो ही है, तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। तो इस केस में ये एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन तो खर्च हो गए, बट यहाँ का दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है। दैट्स वाई ये क्या है, ये डबल बॉन्ड है और ये अनसैचुरेटेड बॉन्ड कहलाता है। जब कार्बन तीन तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा हो तो उसको सैचुरेटेड कहेंगे, चारों जुड़ा हो तो भी वो सैचुरेटेड होगा। लेकिन अगर वो तीन से कम हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो उसको अनसैचुरेटेड कहा जाएगा। तीसरी कंडीशन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, उसके केस में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन खाली होता है इसका, तो वो हाइड्रोजन से इधर भी और इधर भी जुड़ता है, बाकी तीन इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के तीन इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस केस में ये जो डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड। और चूंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन का बना है तो इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जबकि जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड है इसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अगर कार्बन से केवल सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जबकि अगर उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब इसके अलावा एक सिचुएशन और हो सकती है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और हेट्रो एटम आ जा रहा है। तो अगर हेट्रो एटम की कंडीशन आती है, हेट्रो एटम, तो उसको कह देते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो उस कंडीशन में जो एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़ेगा उसको कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। और ये फंक्शनल ग्रुप ही है जो उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है या केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा हेट्रो एटम है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। सो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है तो इसको नाम देते हैं एल्केन। दूसरा अगर डबल बॉन्ड है यानी अनसैचुरेटेड, ये दोनों अनसैचुरेटेड है, तो इनके केस में जो डबल बॉन्ड है इसको कहते हैं एल्कीन, ये नाम में यूज करते हैं एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको यूज करते हैं एल्काइन। नाउ जो हेट्रो एटम्स है वो कौन से होंगे, उनके हिसाब से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हैलोजन, हैलोजन कहाँ आता है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन ग्रुप आते हैं और इनमें क्लोरीन और ब्रोमीन जनरली जो है वो ऐड होते हैं। तो इनके साथ जब ग्रुप बनता है तो उसको कहते हैं हेलो एल्केन। यहाँ एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड में होगा तो ये हेलो एल्कीन हो जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड में होगा तो ये हेलो एल्काइन हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने यहीं पे आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बताया है। अब इनकी वैलेंसी कैसे होगी, तो यहाँ पे कार्बन का H था तो H की जगह चूंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो यानी कि यहाँ पे एक H रिप्लेस होके यहाँ Cl लग जाएगा। इसी तरीके से Br, यानी एक बॉन्ड की जगह पे ये Cl या Br लग जाता है। नाउ दूसरा है कि अगर ऑक्सीजन एज अ हेट्रो एटम आ जाए तो ऑक्सीजन कई तरीके से आ सकता है। पहला है जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ आए तो वो अल्कोहल बना लेता है और वो ऐसे जुड़ता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि Cl की जगह पे OH जुड़ जाएगा तो ये अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा। और अब प्रॉपर्टीज जो होंगी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी वो इस पे डिपेंड करेंगी, इससे पहले वाले में इस पे डिपेंड करती थी। नेक्स्ट है जब एल्डिहाइड
के फॉर्म में ऑक्सीजन जुड़े। तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO, इसको ऐसे भी लिखते हैं CHO, और इसको आप ओपन करके लिखेंगे तो C पे डबल बॉन्ड O होता है और सिंगल बॉन्ड H होता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसमें हर एलिमेंट का जो वैलेंसी है वो कंप्लीट है। हाइड्रोजन की 2 वैलेंसी होती है तो यहाँ पे ये कंप्लीट है। कार्बन की 4 होती है तो 2 3 4 ये कंप्लीट है। जित ऑक्सीजन की 2 होती है तो यहाँ 2 कंप्लीट है। तो वैलेंसीज हमेशा कंप्लीट होंगी इन अ केमिकल फॉर्मूला। थर्ड है कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला ये होता है C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे ये 2 वैलेंसीज की होती है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो ये कुछ ऐसे होगा। मान लीजिए ये CH3 हो या ये ग्रुप है, ये अगर कीटोन से जुड़ेगा तो ये कीटोन है और इधर और CH3 ग्रुप जुड़ेगा क्योंकि ये 2 वैलेंसी को शो करता है। तो ये एक तरफ एक ग्रुप से जुड़ा है, दूसरी तरफ दूसरे ग्रुप से जुड़ा है। लास्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O OH, या इसको सिर्फ COOH भी लिखते हैं। और ये इसकी भी वैलेंसी एक ही होती है तो यहाँ पे OH की जगह क्या लग जाएगा COOH, और अब इसकी प्रॉपर्टी इसके हिसाब से चेंज होगी। अब जैसा कि हमने देखा कि किसी भी, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो, उसमें जब कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है CH3OH, तो ये एक कार्बन का अल्कोहल है CH3OH। अब दूसरे कार्बन का अगर हम अल्कोहल देखें तो CH3CH2OH। अगर तीसरे कार्बन का देखिए तो CH3CH2CH2OH। यहाँ पे इन सब की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होगी क्योंकि इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है। तो केमिकल प्रॉपर्टी इन सब की सेम होगी। तो ऐसी सीरीज जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है क्योंकि उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज में एक कार्बन का जो कंपाउंड होता है वो दूसरे कार्बन के कंपाउंड से CH2 के डिफरेंस पे होता है। ये CH2 का डिफरेंस एल्केन के केस में भी होगा, एल्कीन के केस में भी होगा और एल्काइन के भी केस में होगा। अब कैसे आप पता करेंगे कि ये एल्केन का है, एल्काइन का है या एल्कीन का है, तो हर बार बना के देखने की जरूरत नहीं है। कुछ जनरल फॉर्मूला है जो आपको याद रखने हैं। तो एल्केन के केस में देखिए, एल्केन के केस का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। फॉर एग्जाम्पल आपको जानना है कि 10 कार्बन के एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, तो n की जगह पे आपको 10 रखना है। तो C10, H 2 into 10 20 plus 2 22। ये क्या है, ये एल्केन है। अगर इसमें अल्कोहल जुड़ा हुआ है एक, तो हाइड्रोजन एक कम हो जाएगा, 21 हो जाएगा और उसकी जगह पे एक अल्कोहल आ गया, यानी कि 10 कार्बन के एल्केन के अल्कोहल का फॉर्मूला है। इसी तरीके से जो दूसरा है एल्कीन, उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है। तो आप प्लीज करके मुझे बताइएगा कि 10 कार्बन के एल्कीन का क्या फॉर्मूला होगा। इसको कमेंट बॉक्स में मुझे करके जल्दी से बताइएगा। तीसरा है एल्काइन, और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो आपको 10 कार्बन के एल्काइन का भी फॉर्मूला बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। सो दीज आर द जनरल फॉर्मूला जिसको आप याद रखेंगे तो आसानी से बता सकते हैं कि कितने कार्बन के एल्कीन, एल्कीन या एल्काइन का क्या फॉर्मूला होगा। नाउ अब कार्बन के कंपाउंड्स, दैट मींस हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें तो उनका नाम कैसे लेंगे या कैसे लिखेंगे, उसके कुछ प्राइमरी रूल्स हैं। जिसमें सबसे पहला रूल है कि सबसे पहले हमें काउंट करना है कि चेन में कितने कार्बन हैं। जैसे अगर चेन में एक कार्बन है तो उसको मेथ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 कार्बन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मेथ, 2 carbon is by eth, 3 carbon is by prop, 4 carbon is by but, 5 carbon pent, 6 carbon hex,
7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन इज डिक। तो ये जो है आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कार्बन कितने हैं चेन में। फॉर एग्जांपल अगर ये है 1 2 3 4 5 और हम ये जानना चाहते हैं कि इसका क्या नाम होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सब हाइड्रोजन है तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया 1 2 3 4 5 यानी 5 कार्बन का है तो हम क्या लेंगे, पेंट। तो यहां हमने दिया पेंट। सिंपली एन लगाते हैं जब तक कि कोई और ना हो, तो पेंटेन नाम हमने कर दिया। दूसरी चीज, अब हम फंक्शनल ग्रुप को चेक करते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ा था, वो हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन, या अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, एसिड हो सकता है, या ऑफ कोर्स कीटोन भी हो सकता है जिसको कहते हैं ओन। तो उनके लिए नाम भी दिया गया। अगर हेलोजन है तो क्लोरो या ब्रोमो यूज करते हैं, अगर अल्कोहल है तो ऑल यूज करते हैं, अगर एल्डिहाइड है तो एल यूज करते हैं, एल, अगर एसिड है तो ओइक एसिड यूज करते हैं, और अगर कीटोन है तो ओन यूज करते हैं। तो यहां हमने देखा कि अल्कोहल है तो हम क्या यूज करेंगे, ऑल। तो पेंटेन हो गया, ऑल हो गया, ये दो चीज हमने कर ली। नाउ एक चीज और लिखी है, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो इस फंक्शनल ग्रुप को या तो प्रीफिक्स की तरह यूज करना है या सफिक्स की तरह यूज करना है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर हेलोजन है तो वो ही प्रीफिक्स की तरह यूज होता है, बाकी सब किसकी तरह यूज होते हैं, सफिक्स की तरह यूज होते हैं। तो अगर हेलोजन है तो शुरू में यूज होगा, यानी अगर ये Cl होता तो हम कहते हैं क्लोरोपेंटेन, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल है तो हम बाद में यूज करेंगे सफिक्स की तरह, तो पेंटेन ऑल हो गया। नेक्स्ट रूल है कि जो फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, वो अगर वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल मतलब ए ई आई ओ यू से, तो हम एन का ई जो है वो हटा देंगे और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप जोड़ देंगे। तो देखिए पेंटेन ई है तो ई को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, ऑल। तो क्या नाम हो गया, पेंटेनॉल। पेंटेनॉल हो गया। अब अगर जो कार्बन है उसके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है लाइक दिस, अगर ऐसा होता तो हम पेंटेन नहीं होते, हम क्या होते, इसको ई कर देते क्योंकि डबल बॉन्ड था, या अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन कर देते, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है इसलिए हम क्या करेंगे, पेंटेनॉल इसका नाम हो जाएगा। तो ये जो है वो सिंपल फॉर्मूला है किसके नॉमेनक्लेचर का, हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर का। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा और आपको ये आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। अच्छा, एक चीज मैं शायद मिस कर गई हूँ कि हमने पढ़ा था कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी। इसमें एक और अच्छी बात है कि कार्बन के केस में जो कैटिनेशन के थ्रू कार्बन के कंपाउंड बनते हैं या टेट्रावेलेंसी के थ्रू जो कार्बन के कंपाउंड्स बनते हैं, दे आर वेरी स्टेबल। की पावर किसी और एलिमेंट में कार्बन के अलावा इतनी अच्छी नहीं है। कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन पाया जाता, उसमें भी काफी हद तक कैटिनेशन की पावर पाई जाती है, ऑलमोस्ट 7 to 8 सिलिकॉन को वो ऐड कर सकता है, बट उस केस में उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होती, तो वो रिएक्टिव होते हैं और तुरंत अनस्टेबल होते हैं और टूट जाते हैं। जबकि कार्बन के जो कंपाउंड्स बनते हैं आइदर बाय टेट्रावेलेंसी और बाय कैटिनेशन, वो काफी स्टेबल होते हैं ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ अ कार्बन, जिसकी वजह से जो कार्बन का न्यूक्लियस होता है वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको प्रॉपरली जो है वो मैनेज कर पाता है और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। नाउ कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ऑब्वियसली। तो कार्बन कंपाउंड की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे दैट इज कंबशन यानी जलना। तो जब भी सैचुरेटेड कार्बन जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड है उनको जलाया जाता है तो वो क्लियर ब्लू फ्लेम के साथ जलती है।
तो जब भी आपको क्लियर फ्लेम देखे दैट मीन्स कि वो जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, वो जब जलेंगे तो उनकी फ्लेम येलो होगी और सूटी होगी यानी धुआं निकलेगा। और ये इसलिए होता है क्योंकि उस कंडीशन में टोटल जो है वो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो कार्बन भी निकलता है जो सूटी फ्लेम या धुएं के फॉर्म में निकलता है। तो इनकम्प्लीट कंबस्शन जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में नॉर्मल है, उसकी वजह से येलो सूटी फ्लेम्स निकलते हैं। अगर सैचुरेटेड कार्बन्स को भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में यानी कम ऑक्सीजन में जलाया जाए तो फिर वहां पे भी सूटी फ्लेम्स दिखेंगी, यानी कि वहां पे भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, इसलिए धुआं निकलेगा। नाउ दिस इज अबाउट द कंबशन प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि हम कई तरीके के फ्यूल्स यूज करते हैं जिनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स का क्यों फॉसिल फ्यूल कहते हैं? क्योंकि वो हमें फॉसिल्स के थ्रू मिलते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर किसी भी वजह से दब गया हो और धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो गया हो किसी ऐसे सब्सटेंस में जिसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, तो उसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो हम दो बहुत अच्छे एग्जांपल्स जानते हैं, वन इज कोल, सेकंड वन इज पेट्रोलियम। कोल क्या है? तो कोल और पेट्रोलियम कैसे बनता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कोल जो है वो प्लांट या प्लांट लाइक सब्सटेंस, यानी कोई भी प्लांट की वैरायटी हो सकती है, फर्न, नॉर्मल एंजियोस्पर्म्स, ये सारे प्लांट अगर किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, वॉल्केनो आ गया या किसी वजह से अगर ये मिट्टी के अंदर यानी कि पत्थरों के अंदर चले गए, तो धीरे 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 क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इन अ कोल, और तब इनको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। जबकि पेट्रोलियम के केस में जो पेट्रोलियम होते हैं वो प्लांट या एनिमल जो कि वाटर में होते हैं, यानी वाटर प्लांट या एनिमल्स, वो क्या होता है, वो धीरे धीरे रेत के नीचे चले जाते हैं, मींस वो सबसे नीचे चले जाते हैं किसी वजह से मिट्टी के, और उसके बाद ऊपर उनके रेत आ जाती है। वो रेत धीरे धीरे जो है वो पत्थर में बदल जाती है, रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो प्लांट या एनिमल्स होते हैं वो धीरे धीरे उनको कन्वर्ट कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ पेट्रोलियम, और फिर ये हमको एज अ फॉसिल फ्यूल मिलते हैं जब हम उसकी खुदाई करते हैं। सो ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल या पेट्रोलियम, इनको फॉसिल फ्यूल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो ओरिजिन होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉसिल से होता है। नाउ अगर हम सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी देखें, दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस when there is a addition of oxygen। अब जितने भी आपने फंक्शनल ग्रुप देखे थे सब ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके एसिड बनता है, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके एसिड बना लेता है। बीच में अगर ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, अगर जो ऑक्सीडेशन है वो कम किया जाए तो अल्कोहल पहले एल्डिहाइड बनाएगा, और एल्डिहाइड फिर क्या होगा, वो बना लेगा आपका एसिड। तो इस तरीके का कुछ रिएक्शन होता है। या और पहले से चले तो केवल हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडाइज होकर अल्कोहल बनाएगा, अल्कोहल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फिर एसिड। लेकिन इसमें जो बीच में एजेंट यूज होंगे ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? वो एजेंट जिसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो। तो अल्कोहल का एसिड में यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए ताकि यहां से सीधे वो यहां पहुंच जाए। उसका एग्जांपल है एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट, डाइक्रोमेट K2Cr2O7, या एल्कलाइन KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। ये याद रखिएगा, दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। जो तीसरा प्रॉपर्टी है दैट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कुछ जोड़ना। जुड़ेगा तब जब जगह होगी, और जगह किस में होती है? जगह होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जिसमें डबल बॉन्ड होता है। तो ये एक डबल बॉन्ड हट के कुछ और जुड़ सकता है, और ऐसा होता है जब हम वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल एक्चुअल में लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, यानी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं
जिनमें कि अनसैचुरेशन होता है, यानी अनसैचुरेटेड लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को हम वेजिटेबल ऑयल कहते हैं। तो अगर इनको निकेल और प्लैटिनम, याद रखिएगा निकेल और पैलेडियम जो है वो हाइड्रोजनेटिंग एजेंट है, यानी ये हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो इनकी प्रेजेंस में जब इनको ट्रीट कराया जाता है तो यहाँ पे H ग्रुप जुड़ जाता है और ये कुछ रिएक्शन, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये R R है, ये H ग्रुप ऐसे जुड़ जाएगा और सिंगल बॉन्ड सब में आ जाएगा और ये बन जाता है एनिमल फैट। ये एनिमल फैट बन जाता है, यानी वेजिटेबल ऑयल का अगर हम हाइड्रोजनेशन कर दें तो वो एनिमल फैट यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो लास्ट है दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है जब कोई एक चीज से दूसरी चीज को बदल दिया जाए। अब अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो जनरली वो स्टेबल होते हैं क्योंकि उनकी चारों वैलेंसी कंप्लीट होती है तो वो चेंज नहीं करना चाहते। लेकिन अगर उन्हें सनलाइट की प्रेजेंस में, जो कि स्ट्रॉन्ग एजेंट है, अगर जो हाइड्रोजन है उससे ज्यादा एक्टिव एलिमेंट से रिएक्ट कराया जाए जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, अल्कोहल किसी से भी, तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है थ्रू द एजेंट लाइक दिस और ये यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। सो दीज आर द जनरल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, यानी कि कार्बन मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसके अलावा हम कुछ कार्बन के कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे जिसमें अल्कोहल और एसिड्स आते हैं, जिनके पास अल्कोहल और एसिडिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और सोप्स के बारे में पढ़ेंगे, बट दैट इज इन माय सेकंड वीडियो ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। थैंक यू सो मच।